हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए मिक्स क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट, जो कि आपके मोस्ट सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के ऊपर बेस होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए प्रश्न संख्या 1, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी मिश्र धातु मुख्य तौर पे कॉपर और टिन से बनती है। ऑप्शंस दिए हुए हैं पीतल, कांसा, सोल्डर या फिर रांगा। तो अगर बात करें कि एलॉय यानी कि मिश्र धातु होती क्या है, तो दोस्तों वास्तव में ये जो है ना दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाने से जो है बनती है। ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें कि कॉपर और टिन से बनी मिश्र धातु क्या कहलाती है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रोंज यानी कि कांसा। और दोस्तों कांसे का इस्तेमाल जो है ये मूर्तियां और बर्तन बनाने में किया जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, यहाँ पे क्वेश्चन है कि सौर कुकर में उपयोग के लिए जो है कौन सा दर्पण सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए अवतल दर्पण जो होता है ना, इसका उपयोग काफी सारी जगहों पर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सौर कुकर बनाने में, इसके अलावा जो आपके दाढ़ी बनाने वाला दर्पण जो होता है उसमें, और जो आपके ईएनटी स्पेशलिस्ट जो आपके दर्पण यूज करते हैं उसमें भी जो है आपके अवतल दर्पण को ही यूज में लिया जाता है। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3, यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि सभी पदार्थ जो कि परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन। देखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व जो है ये अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर के बना हुआ होता है, और उनको जो है हम लोग एटम यानी कि परमाणु बोलते हैं। ठीक है। और एक तत्व के सभी परमाणु आकार और गुणों में जो है समान होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु है ना वो आकार और गुणों में भी जो है अलग अलग होते हैं, और परमाणु जो है वो अविनाशी होता है। ठीक है ना। और ये जो है आपके रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। तो इन पॉइंट्स को भी जो है आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 4, यहाँ पे क्वेश्चन है कि जलवायु और मौसम में से होने वाले सभी परिवर्तन जो है ये वायुमंडल की किस संस्तर में होते हैं। ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं समताप मंडल, मध्य मंडल, थर्मोस्फीयर या फिर क्षोभ मंडल। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो है आपके कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। देखिए वायुमंडल में होने वाली सभी जो मौसमीय गतिविधियां जो है ना ये आपके क्षोभ मंडल में ही होती है। अब देखिए प्रश्न संख्या 5, यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती। ठीक है। तो इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो कि पूर्व से पश्चिम में नहीं बहती। ऑप्शंस दिए हुए नर्मदा, ताप्ती, कावेरी या फिर माही नदी। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए नर्मदा, ताप्ती और माही नदी जो है ना ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जबकि कावेरी नदी जो है ना ये कर्नाटक के आपके ब्रह्मगिरी से निकलती है, और ये जो है आपकी बंगाल की खाड़ी में जो है यानी कि पूर्व की ओर गिरती है। ठीक है। और कावेरी को जो है दक्षिण की गंगा की उपमा भी जो है दी गई है, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 6, यहाँ पर जो है आपको फिलर्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, और सेंटेंस में बोला जा रहा है कि दिस इज द रीजन डैश आई डोंट अटेंड पार्टीज। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फिल इन द ब्लैंक की जगह पर क्या आएगा। ऑप्शन है आपके पास बिकॉज, सिंस, सो या फिर वाई। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में जो है कंजंक्शन वाई को यूज में हम लोग यहाँ पर लेंगे। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा वाई, क्योंकि देखिए दोस्तों वाई जो है ना ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। जिसका यूज हम लोग सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज के कारण बताने के लिए करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फिर करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा कि दिस इज द रीजन व्हाई आई डोंट अटेंड पार्टीज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे भी फिलर्स का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसमें बोला जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, जिसमें कि आपके पास सेंटेंस है कि द बस डैश बिफोर आई रीच द बस स्टैंड। तो ऑप्शन हैं इज लिविंग, लेफ्ट, हेड लेफ्ट,
या फिर लीव्स। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपके हेड लेफ्ट का इस्तेमाल जो है यानी कि इसका यूज करना सही होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा कि द बस हेड लेफ्ट बिफोर आई रीच द बस स्टैंड। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर जो है आपको इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है कि क्या होगी। तो देखिए आपके पास सेंटेंस है कि आई लव बॉलीवुड म्यूजिक, दीपू सेड टू रीना। ठीक है, तो इस सेंटेंस को अगर आप लोग देखें ना तो सेंटेंस का जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, ये एसरेटिव सेंटेंस में है और इसको जो है इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम लोग जो है कुछ रूल्स को अप्लाई करते हैं, जिसमें कि कुछ कॉमन रूल्स होते हैं कि कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह पर जो है हम लोग कंजंक्शन दैट को यूज में लेते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग जो है सबसे पहला काम तो यही करेंगे कि कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह पर जो है कंजंक्शन दैट को यूज में लेंगे और उसके बाद में जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड टू होती है उसको हम लोग जो है टोल्ड में बदल देते हैं और बाद में जो है हम लोग नरेशंस के रूल के अकॉर्डिंग टेंस और प्रोनाउन में चेंज करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है कि दीपू टोल्ड रीना दैट ही लव्ड बॉलीवुड म्यूजिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर जो है आपको बोला जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो आपको यहाँ पर एक ईडियम दिया हुआ है कि बी इन द आई ऑफ ए स्टॉर्म। ठीक है, और बी इन द आई ऑफ ए स्टॉर्म का दोस्तों मतलब होता है कि मुसीबत में पड़ जाना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका दोस्तों मतलब होता है कि परेशानी में आ जाना या फिर जो है मुसीबत में पड़ जाना। तो इसका जो है आप लोग हिंदी मीनिंग भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको बताना है कि यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग कौन सा होगा। तो देखिए पहला ही ऑप्शन जिसमें कि आपको दिया हुआ है कि बी इन द मिडिल ऑफ ए डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, जिसका की मतलब हो जाएगा कि परेशानी में पड़ जाना या फिर जो है दुविधा में पड़ जाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 और यहाँ से जो है आपके मैथ्स के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि एक निश्चित राशि का 7 वर्षों की अवधि के लिए जो है साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि 6वें और 7वें वर्ष की अवधि के दौरान दोनों वर्षों का जो अर्जित ब्याज है वो 292 रुपये था और यदि परिपक्वता राशि जो है वो 3,942 रुपये है तो आपको बताना है कि जो ब्याज की दर है वो कितनी होगी। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है, तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा। तो देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2 वर्षों का जो अर्जित ब्याज है वो आपके 292 रुपये है। यहाँ पर देखिए इसमें बोला है कि 6वें और 7वें वर्ष की अवधि के दौरान दोनों वर्षों का जो अर्जित ब्याज है ना वो 292 रुपये है। ठीक है, यानी कि 2 वर्षों का ब्याज कितना हो गया? 292। तो इसको मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि 2 वर्षों का ब्याज बराबर हो गया आपके कितना? 292। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल बात है कि 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा, है ना। जब 2 वर्षों का कितना है? 292, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा इसका आधा। तो 292 का आधा कितना होगा? तो इसका आधा हो जाएगा 146 यानी कि 146। और हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक निश्चित राशि का 7 वर्षों की अवधि के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। ठीक है, तो जब 1 वर्ष का ब्याज 146 रुपये है तो 7 वर्ष का कितना हो जाएगा? तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 7 वर्ष का ब्याज बराबर हम जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 146 से। तो 146 मल्टीप्लाई बाई 7, जिससे कि दोस्तों हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1022 रुपये। ठीक है, तो 7 वर्षों का ब्याज कितना आया आपके पास में? 1022 रुपये आ चुका है। उसके बाद हमें ये बोला जा रहा है कि यदि परिपक्वता की जो राशि है ना वो 3,942 रुपये हो। ठीक है, तो परिपक्वता की राशि कितनी है? परिपक्वता राशि ये हमें दे दी है यहाँ पर कितनी? 3,942 रुपये। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि मूलधन निकालने के लिए ये जो परिपक्वता राशि है 3,942 उसमें से जो है 7 वर्षों का ब्याज जो है माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 3,942 माइनस कितना कर लेंगे? 1,022। ठीक है, जिससे कि हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा
2,920। ठीक है, 2,920 रुपये हमारे पास जो है प्रिंसिपल आ चुका है। तो अब देखिए आपके पास में जो है यहाँ पर मूलधन आ गया। ठीक है, ब्याज आपके पास में है ही, समय आपको मिल चुका है, और आपको जो है निकालनी है दर यानी कि रेट। तो देखिए हम जानते हैं कि आपके इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, PRT अपॉन 100। ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। तो उसी फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो मूलधन कितना हो गया, तो मूलधन हो गया 1022। ठीक है, और अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ब्याज हो जाएगा 1022, और फिर मूलधन कितना आया हमारे पास 2,920 गुणा समय कितना हो जाएगा दोस्तों, तो समय हो जाएगा आपके पास में 7, और रेट हमें पता करनी है तो ये आ जाएगा R बट्टा में आपको बताया 100 आता है। ठीक है, इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए R बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R बराबर 1022 गुणा 100, और बट्टा में आ जाएगा आपके पास में 2,920 गुणा 7। ठीक है, और यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये वैल्यू आपके पास में आएगी 5%। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 720 रुपये जो है सूची मूल्य वाली आपके एक वस्तु पर जो है 20% और 10% की जो है 2 क्रमिक छूटें दी गई है, और इस वस्तु को खरीदने पर ग्राहक को मिलने वाली कुल छूट की राशि जो है रुपयों में गणना करके बताएं कि क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए डिस्काउंट का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है प्रॉफिट लॉस में से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सूची मूल्य कितनी है आपके पास में, तो सूची मूल्य जो है आपको दिया हुआ है 720 रुपये। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि सूची मूल्य बराबर 720 रुपये। अब देखिए 20% और 10% की जो है 2 क्रमिक छूटें दी गई है। ठीक है ना, कितने परसेंट की, 20% और 10% की जो है क्रमिक छूट, यहाँ पर क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि कोई भी वैल्यू जो है वो अपने आप में 100 होती है। ठीक है ना, तो देखिए छूट देने के बाद वैल्यू क्या होगी, 720 गुणा, तो एक वैल्यू जो है वो अपने आप में 100 होती है, तो उसमें जो है पहले 20% की छूट दी गई यानी कि 80 हो गई। ठीक है, और बट्टा में आ जाएगा 100, और उसके बाद जो है उसमें बोला गया कि 10% की और छूट दी जाती है, तो कोई भी वैल्यू 100 होती है तो उसमें जो है अब 10 की दी है तो 90 होगी। ठीक है, और बट्टा में आ जाएगा 100। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में 518.4। ठीक है, ये आ गई। तो अब देखिए ग्राहक को जो मिलने वाली कुल छूट होगी वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो कुल डिस्काउंट, ठीक है ना, क्योंकि छूट को जो है इंग्लिश में डिस्काउंट ही बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 720 माइनस हो जाएगा कितना 518.4, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी दोस्तों आपके पास 201.6। ठीक है, जो कि दी हुई है ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 12। यहाँ पर आपको अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये भी काफी अच्छा सवाल है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 4:5 है, और यदि पहली संख्या में से एक घटाया जाता है और दूसरी संख्या में से 2 जोड़ा जाता है तो उनका जो नया अनुपात है वो 3:4 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि यदि पहली और दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि जो आपके संख्याएं हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो आपके संख्याएं हैं वो क्या क्या है, 4x और 5x है। ठीक है, हमने माना कि जो संख्याएं हैं वो 4x और 5x है, क्योंकि हमें ये बोला गया था कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। तो हमने मान लिया कि जो संख्याएं हैं वो 4x और 5x है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि पहली संख्या में से एक घटाया जाता है, ठीक है, तो पहली संख्या कौन सी हमारी 4x, उसमें से जो है एक घटाया जाता है। ठीक है, और दूसरी संख्या में जो है 2 जोड़ा जाता है, और अब बोला जा रहा है कि दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाता है। दूसरी संख्या है 5x और उसमें जो है आपके +2 किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो नया अनुपात है वो कितना हो जाता है, 3:4। ठीक है, ये बात बोली गई है। तो यहाँ पर देखिए इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग जो है यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, तो 16x माइनस ये हो जाएगा कितना 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 15x, और ये आ जाएगा आपके
प्लस में 6, ठीक है ना। तो यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी कितनी, 10। तो x की वैल्यू हमारे पास 10 आ चुकी है। तो अब इस वैल्यू को जो है हम लोग 4x और 5x में पुट कर देंगे। तो देखिए संख्याएं क्या हो जाएगी, तो 4x में अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा ना तो ये हो जाएगा 4 गुणा 10, यानी कि आपके पास में संख्या आ गई 40, ठीक है। तो ये पहली संख्या है और दूसरी संख्या क्या थी, 5x माना था हमने, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 10, यानी कि ये आ जाएगी आपके पास में 50। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है कि यदि पहली और दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 4 को जोड़ दिया जाए, यानी कि जो पहली संख्या है 4x जो कि हमारे पास आ गई थी 40 और जो दूसरी संख्या आई वो आई 50, तो उसमें बोला जा रहा है कि अगर 8 और 4 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। तो अब देखिएगा कि हमारे पास पहली संख्या थी 40, उसमें जो है 8 को जोड़ा जाता है और जो दूसरी संख्या थी आपके पास 50, उसमें जो है अगर 4 को जोड़ा जाता है तो यहाँ पर इनका नया अनुपात क्या आएगा। तो देखिए 40 और 8 48 हो जाएगा और 50 और 4 54 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 8/9, यानी कि नया अनुपात आ चुका है आपके पास में 8:9, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन बी में। चलिए काफी अच्छा सवाल था और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी देखा गया है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 13, और यहाँ पर जो है आपको मिरर इमेज का क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर एंटोनियम एक वर्ड है और इसके दाईं ओर एक मिरर लगा दिया जाए तो उसका जो मिरर इमेज है वो किस टाइप का बनेगा। तो देखिए दोस्तों आपको जो है दाईं ओर एक मिरर लगाना है, ठीक है, यानी कि कुछ इस टाइप से। तो अब आपको बताना है कि ये जो एंटोनियम्स वर्ड आपको दिया हुआ है ये आपको जो है मिरर इमेज में किस टाइप का दिखेगा। तो आपको बताया कि दोस्तों मिरर इमेज में जो है आपके शेप जो है वो पलट जाता है, यानी कि जो लेफ्ट दिखता है वो राइट की ओर दिखेगा और जो राइट की ओर दिखता है वो लेफ्ट की ओर दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एस है वो कुछ इस टाइप से दिखेगा यहाँ पर शुरू में जब आएगा। और उसके बाद देखिए कि अगर आप ऑप्शंस को देखते हुए चलिए तो इसमें देखिए ऑप्शन बी में ए पहले दिया हुआ है, जबकि हम जानते हैं कि आंसर जो शुरू होगा वो उल्टे एस के साथ होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी में भी जो है आपको एस एज इट इज दे दिया है ना। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ठीक है। अब हमें चेक करना है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में। तो अब देखिए एम, तो एम हम जानते हैं कि आपके मतलब कि एज इट इज आता है मिरर इमेज में। उसके बाद वाई भी एज इट इज ही आता है। फिर देखिए एन जो होता है ना, तो एन जो है वो आपके पलट जाता है, ठीक है। तो एन इस टाइप का दिखाई देता है मिरर इमेज में। लेकिन अगर आप ऑप्शन डी में देखेंगे ना तो इसमें जो है आपके स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी गई है, यानी कि ओ को पहले लिख दिया गया है और उसके बाद एन को लिखा गया है, ठीक है। लेकिन जबकि पहले आना चाहिए था एन और उसके बाद ओ आना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन डी भी हट चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों मिरर इमेज के क्वेश्चंस को जो है आप लोग ऑप्शंस के साथ जब सॉल्व करते हैं तो ये जो है जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग का। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि डोंकी वर्ड को 88 के रूप में, स्पैरो वर्ड को जो है 79 से लिखा जाए तो पिजन को जो है किस टाइप से लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपको एक वर्ड दिया हुआ है डोंकी, ठीक है, और इसको जो है यहाँ पे लिखा जा रहा है किस टाइप से, 88 से। अब अगर हम देखें तो देखिए कि जो डी है ना इसका नंबर होता है 4 अल्फाबेट में, ठीक है। ओ का नंबर होता है 15, एन का नंबर होता है 14, के का नंबर होता है आपके 11, ई का नंबर होता है 5 और वाई का नंबर होता है 25। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग इनको आपस में ऐड भी कर लेना तो भी हमें जो है 88 देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है देखिएगा कि डी के ऑपोजिट आता है डब्ल्यू, ठीक है। डी के ऑपोजिट क्या आता है डब्ल्यू, और डब्ल्यू का जो अल्फाबेटिक नंबर होता है वो होता है 23, ठीक है। फिर देखिए ओ के ऑपोजिट आता है एल, और एल का जो अल्फाबेटिक नंबर है वो होता है आपके 12, ठीक है। फिर देखिए एन के ऑपोजिट आता है एम, और एम का अल्फाबेटिक नंबर है 13। और उसी प्रकार आपके के ऑपोजिट आता है पी, और पी का नंबर हो जाता है 16। और ई के ऑपोजिट आता है वी, और वी का नंबर होता है 22। और उसी प्रकार वाई के ऑपोजिट आता है बी, और बी का नंबर हो जाता है 2। अब दोस्तों अगर आप लोग इनको आपस में ऐड कर लोगे ना तो आपको जो है यहाँ पर 88 देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है कि जो वर्ड दिया हुआ है उसमें जो भी लेटर्स हैं तो उनके ऑपोजिट वाले लेटर्स के जो नंबर होते हैं ना उनको जोड़ करके आप लोग ऐड कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चन में दिए हुए नंबर देखने को मिल जाएंगे। तो उसी प्रकार जो है स्क्वेरो में हुआ है। तो अब हमें जो है चेक करना है पिजन के लिए। तो हमें जो है पिजन एक वर्ड दिया हुआ है, तो इसके लिए जो है हमें यहाँ पर चेक करना है। तो देखिए पी के ऑपोजिट में क्या आता है, तो पी के ऑपोजिट आता है के, ठीक है। तो पी के ऑपोजिट के आता है और के का नंबर होता है हम लोग जानते हैं 11।
उसी प्रकार ई के ऑपोजिट वी आता है और वी का नंबर होता है 22, ठीक है। जी के ऑपोजिट आता है आपके टी और टी का नंबर होता है 20। आई के ऑपोजिट आता है आर और आर का नंबर होता है 18। फिर देखिए ओ के ऑपोजिट आता है एल और एल का नंबर हो जाता है 12। एन के ऑपोजिट आता है एम और एम का नंबर होता है 13। तो इनको दोस्तों आपस में जब आप लोग ऐड करोगे ना तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके पास में 96, और 96 आपको दिया हुआ ऑप्शन बी में, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। अब देखिए प्रश्न संख्या 15, और यहाँ पर जो है आपको पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बोला जा रहा है कि कागज को जो है नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा जाए और काटा जाए तो जब इसको खोला जाएगा तो ये किस टाइप का दिखेगा। तो देखिए आपको जो एक कागज का टुकड़ा दिया गया है जो कि आपको जो है कोई स्क्वायर शेप में दिया हुआ है, ठीक है। उसको जो है अगर आप लोग बीच में से फोल्ड करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है उसको वापस अगर फोल्ड करते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको कुछ इस टाइप की शेप देखने को मिल जाती है, ठीक है, यानी कि एक स्क्वायर की टाइप की छोटी। फिर उसमें जो है अगर कुछ इस टाइप के शेप्स को कट किया जाए ना, ठीक है, तो वो जो है आपको किस टाइप का देखने को मिलेगा ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है आपका अगर इसको कट करेंगे तो यहाँ एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। सर्कल बनने के बाद में दोस्तों ये कुछ जो है अगर इस टाइप से काटा जा रहा है तो इसमें जो है कुछ इस टाइप से जो है आपके शेप भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जब इसको पूरा खोला जाएगा ना तो ये आपके ऑप्शन डी के टाइप में दिखेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि किसी कोड भाषा में एरोप्लेन वर्ड को कुछ इस टाइप से लिखा जाता है तो चॉपर वर्ड को जो है किस टाइप से लिखा जाएगा। तो दोस्तों काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें जो है सबसे पहले हम लोग एरोप्लेन को नोट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमने एरोप्लेन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट कर लिया है, और उसमें अगर देखा जाए ना तो इसमें जो है एक बार प्लस का 2 और एक बार जो है माइनस का 2 हो रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो है हम चॉपर में करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है हमें प्लस का 2 करना है, क्योंकि एरोप्लेन में भी जो है सबसे पहले प्लस का 2 हुआ था। तो सी से अगर हम प्लस का 2 करेंगे तो ई आ जाएगा। फिर देखिए एच से माइनस का 2 करिए एफ आएगा। फिर देखिए यहाँ पे प्लस का 2 कर लीजिए ओ के साथ में तो क्यू आ जाएगा। और एफ पी के साथ में अगर आप माइनस का 2 करेंगे तो पी से माइनस का 2 करने से एन मिलेगा। फिर देखिए पी के साथ में हमें प्लस का 2 करना है जिससे कि हमें आर मिल जाएगा। आई ई के साथ में अगर हम माइनस का 2 करेंगे तो यहाँ पे सी आएगा। और फिर से अगर हम आर के साथ प्लस का 2 करेंगे तो टी आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ चुका है देखिए, और ये जो है आपको ऑप्शन सी के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ पर जो है मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है हम लोग यहाँ पे रो वाइज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली रो जिसमें कि आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 5, 6, 4 और 26, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए कि ये जो 5 और 6 है ना इसको जो है आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये जो माइनस कर लेंगे इसमें से तीसरे वाले नंबर को यानी कि 4 को। तो देखिए 6 पंजे 30 हो जाएगा, 30 में से माइनस करेंगे 4 तो आपको जो है 26 मिल जाएगा, यानी कि अगला नंबर मिल जाता है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए दूसरी रो जिसमें कि आपको नंबर्स दिए हुए हैं 7, 6 और 5। तो देखिए अगर मैं 7 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं और उसमें से 5 को माइनस कर दूं ना, तो देखिए यहाँ पर जो है 6 सत्ते 42 और -5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 37, ठीक है ना। अब देखिए उसी प्रकार से जो है हम क्या करेंगे, 4 × 8 कर लेंगे, ठीक है, और उसमें से माइनस का कर लेंगे 10, ठीक है। आपको 10 दिया हुआ है नया। तो देखिए 4 × 8 यानी कि 32, 32 माइनस 10 करेंगे तो आपके पास आएगा 22, ठीक है। तो राइट आंसर आ चुका है 22, ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है। देखिए प्रश्न संख्या 18, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है उनकी पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में जो है 23 मार्च को इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं विद्रोह दिवस, शहीद दिवस, विरोध दिवस या फिर श्रद्धांजलि दिवस। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शहीद दिवस, ठीक है। देखिए 1931 में जो है आपके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थे, इनको जो है 23 मार्च को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। और 23 मार्च को जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग जो है शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 19, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि खारदुंगला पास जो है ये कौन सी पर्वत श्रेणी से संबंधित है। ऑप्शंस दिए हुए हैं पीर पंजाल, लद्दाख, बनिहाल या फिर जास्कर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
देखिए खारदुंगला दर्रा जो है ना ये लद्दाख क्षेत्र से लद्दाख क्षेत्र के अंदर जो है स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है ये आपके जो है लगभग आपके 5,359 मीटर के करीब है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 20 और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि कुचिपुड़ी जो है इनमें से कौन से राज्य का एक लोक नृत्य है। ऑप्शंस दिए हुए हैं मिजोरम, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है। और अगर बात करें जम्मू और कश्मीर की तो वहाँ के लोक नृत्य हो जाएंगे आपके रहूफ और धूमल। ठीक है। और महाराष्ट्र के क्या हो जाएंगे तो महाराष्ट्र के लावणी और तमाशा। और अगर बात करेंगे नागालैंड की तो नागालैंड में हो जाएगा लीम और छोंग। ठीक है। चलिए तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में जैसा कि हमारे हर वीडियो में होता है तो आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है। तो आपको जो है इसका राइट आंसर क्या होगा ये वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर जो है आपके डेली क्विज होते हैं, इसके अलावा स्टडी मटेरियल और पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।